आज हम भौतिकी का 12वां वीडियो दे रहे हैं। लगातार वीडियो दे रहे हैं, देख ही रहे हैं। और ये चैप्टर आज लगभग इसका हम थ्योरी समाप्त कर देंगे। उसके बाद इस चैप्टर का बचेगा आंकिक प्रश्न। उसके बाद आंकिक प्रश्न देख लेंगे। तो लगातार फिजिक्स को हम वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच रख कर के ख़त्म कर रहे हैं। तो आज देखिए आवर्धन कि आवर्धन क्या है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। इसे यम से सूचित करते हैं। आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के दोनों का अनुपात है। अर्थात ये अनुपात है। आवर्धन क्या? आवर्धन एक अनुपात है। कैसा अनुपात है? तो दो ऊंचाई का अनुपात है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई और वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात, प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे यम से सूचित करते हैं। अर्थात आवर्धन बराबर हो गया, आवर्धन बराबर हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये हो गया आवर्धन, ये हो गया आवर्धन। अर्थात m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से सूचित करते थे। तो h2 बटे h1 आवर्धन बराबर, अर्थात m बराबर h2 बटे h1, जहाँ h2 है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 है वस्तु की ऊंचाई। जहाँ ये बता चुके हैं, जहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर h2, वस्तु की ऊंचाई बराबर h1। तो हो गया m बराबर h2 बटे h1। ये हो गया आवर्धन। और आवर्धन समान राशि की अनुपात है। और हम जानते हैं जब दो समान राशि का अनुपात होता है तो उसका मात्रक नहीं होता है। अर्थात आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। क्योंकि जैसे अगर ऊंचाई रहा सेंटीमीटर में, फिर ये भी तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म हो गया तो मात्रक नहीं बचा, मात्रक बचा नहीं बचा, इसलिए ये मात्रकहीन है इसे कहेंगे, या तो इसका मात्रक नहीं होता है। यहाँ से लिख लेंगे आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है। जब दो समान राशियों का अनुपात होता है तो उसका आवर्धन नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहेगा। अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, तो उसको लिख लेते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आवर्धन का सूत्र प्राप्त करें। अवतल दर्पण में आवर्धन का सूत्र प्राप्त करें। चलिए हम अवतल दर्पण एक बनाते हैं। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया।
ये अवतल दर्पण हो गया। इसका ये प्रधान अक्ष हो गया, इसको कहते हैं ध्रुव। इस पॉइंट का नाम है एफ, इस पॉइंट का नाम है सी। और यहाँ पर कहीं वस्तु ले लेते हैं। चलिए इतना बड़ा वस्तु ले लिए। यहाँ से समांतर किरण जाएगा, तो जानते हैं समांतर जाएगा तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा एक इसका वक्रता केंद्र से जाएगा। दूसरा कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र से जाएगा। नहीं तो या तो यहाँ से भेज दीजिए। यहाँ से जब जितने अंश बना करके अगर ध्रुव पर जाएगा उतना ही परावर्तन के नियम से क्या जाएगा? इधर चलाएगा। तो यहाँ पर ये कट कर गया, यहाँ पर क्या हो गया? कट कर गया, तो ये प्रतिबिंब बन गया। ये था हमारा वस्तु और ये हो गया प्रतिबिंब। वस्तु था, मान लेते हैं ओए वस्तु था। यहाँ से गया किरण, इधर परावर्तन के बाद रिटर्न हो गया, इधर परावर्तित हो गया, इधर परावर्तित हो गया। ये या फिर सी। अब यहाँ पर बी है और एम डैश क्या है? एम डैश अवतल दर्पण है। इसके ऊंचाई को H2 कहते हैं और इसके ऊंचाई को H1 कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2, वस्तु के ऊंचाई को H1 से सूचित करते हैं। तो देखिए, चलते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, प्रधान अक्ष के लंबवत वस्तु OA को अनंत तथा C के बीच रखा जाता है, जिसका प्रतिबिंब अनंत तथा C के बीच रखा गया, जिसका प्रतिबिंब DE C तथा F के बीच बनता है। C और F के बीच क्या होता है? इसका प्रतिबिंब C और F के बीच प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए, ये दूरी कहलाएगा प्रतिबिंब दूरी। ये दूरी क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ ले, ये दूरी हो गया V और ये दूरी कहलाएगा U। ये हो गया यहाँ से यहाँ ले U और ये H2 है, ये H1 है। तो दोनों त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज OAP, कौन देख रहे हैं? OAP। और त्रिभुज यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं D, यहाँ पर E है, ये D है, DE बन गया। और DEP, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को, दोनों को देखिए गौर से कि क्या है? OAP और EPD। चलते हैं त्रिभुज सत्यापन। यहाँ त्रिभुज OAP या ये त्रिभुज EDP, त्रिभुज EDP तथा त्रिभुज OAP। ये देखिए, ये त्रिभुज है, ये
इधर आया, मतलब ऐसा है, ऐसा, ये हुआ ओ, ये हुआ ए, ये हो गया पी, और एक ऐसा है, एक इधर है ऐसा, इधर है, ये ई है, ये डी है, ये भी पी है, पी हो गया ये। तो ये दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं, इसमें भी एक कोण 90, इसमें भी एक कोण 90, यानी कि यहाँ भी 90, यहाँ भी एक 90, और ये आपतन कोण कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आई, ये परावर्तन कोण कहलाएगा आर, और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो ये कोण बराबर ये कोण, और शेष कोण से ये दोनों बराबर हो जाएगा। इस तरह से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, अर्थात समानुपाती होते हैं। तो समझ गए बच्चे, यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज में हम चल रहे हैं। तो बराबर क्या क्या है, सबसे पहले लिखेंगे एंगल ओ ए ओ पी बराबर एंगल ई डी पी बराबर 90 डिग्री। सबसे पहले 90 डिग्री ले लेते हैं, इसमें 90, इसमें 90। अब एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ बराबर एंगल ई पी डी बरा, ये दोनों कहाँ से आ गया, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब शेष कोण जो बच गया ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर एंगल डी ई पी, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे शेष कोण से, जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरी कोण भी बराबर होती है, इसलिए एंगल समरूपता से हो गया त्रिभुज ई डी पी समरूप त्रिभुज ओ ए पी। जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो इसलिए इसका मान लेते हैं, इस त्रिभुज का हो जाएगा, इसका संगत ये, इसका ये लंबवत आधार है तो इसका संगत ये आधार हो गया, यानी कि डी ई बटे ओ ए बराबर इसका डी पी बटे इसका ये ओ पी बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से मान रखेंगे, डी क्या है तो डी ई ये H2 है, H2, लेकिन माइनस में नहीं बताए थे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जब भी चिन्ह उसका वैल्यू रखते हैं हम तो उसके चिन्ह के साथ रखते हैं, तो मुख्य अक्ष से जो भी नीचे होती है उसको ऋणात्मक रखते हैं, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा अपॉन H1, ये तो धनात्मक हो जाएगा, ऊपर है, यहाँ से ऊपर वाले दूरी को धनात्मक H1 हो गया, बराबर DP ये दूरी है प्रतिबिंब दूरी DP, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है ध्रुव से, जो भी दूरी मापते हैं ध्रुव से D, यहाँ प्रतिबिंब बनाती है, प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा। प्रतिबिंब दूरी देखिए ये भी है, तो यहाँ से इधर दूरी है, ये प्रतिबिंब यहाँ से इस साइड बन गया, जब ये साइड बना तो ये साइड बनता है तो उसका दूरी नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा -v अपॉन OP, यहाँ से यहाँ ले वस्तु दूरी, ये भी यहाँ से ये साइड है तो ये भी दूरी ऋणात्मक u, तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया H2 बटे H1 बराबर, ये माइनस उस साइड भी कर सकते हैं तो -v बटे u, और H2 बटे H1 आया था इसके पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है, तो इसे कहते हैं यम, इसे क्या कहते हैं यम बराबर आ गया -v अब बटे u, ये हो गया आवर्धन बराबर -v बटे u, जहाँ भी प्रतिबिंब दूरी u वस्तु दूरी। इसको नोट कीजिए, तुरंत नोट कीजिए अभी। थोड़ा सा लगाते हैं इसी में दर्पण सूत्र पढ़ चुके हैं। दर्पण सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से
दर्पण सूत्र से हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए दर्पण सूत्र में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अब दोनों तरफ, ये एक इक्वेशन है, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, v से गुना। दोनों ओर v से गुना करने पर, तो v से गुना करेंगे, ये साइड पूरा में भी गुना हो जाएगा, तो v इंटू 1/v प्लस 1/u बराबर v गुना 1/f। इधर हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो v/v प्लस v/u बराबर v/f। ये तो कट करके एक हो जाएगा, तो 1 प्लस v/u बराबर v/f। अब देखिए इसको इस साइड कर देते हैं या इसको इस साइड, तो 1 माइनस इसको इस साइड ले जा रहे हैं, तो v/f बराबर हो जाएगा माइनस में v/u, इस साइड आ गया। अब माइनस v/u देखिए यहाँ से देखिए माइनस v/u को हम यम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यम। तो 1 माइनस v/f बराबर हो गया यम, इसका मान यम है। यहाँ से अभी निकाले थे आवर्धन, तो यम बराबर अर्थात यम बराबर अतः यम बराबर हो गया 1 माइनस v/f। इस सूत्र से भी हम m ज्ञात कर सकते हैं इससे, अर्थात यम का यहाँ से कुल मान आ गया, अतः m बराबर हो गया h2/h1 बराबर माइनस v/u बराबर 1 माइनस v/f। इतना हो गया m का मान, सब बराबर है आपस में। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई वही है माइनस v/u और वही है 1 माइनस v/f। तो ये सूत्र को याद रखिएगा, जिसमें से जो दिया रहेगा उससे आवर्धन निकाल लेंगे। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों दिया हुआ है तो वहाँ से आवर्धन निकाल लेंगे। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब दूरी या वस्तु दूरी दिया हुआ है तब भी आवर्धन निकल जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दिया हुआ है तब भी आवर्धन निकाल लेंगे। तो क्या चीज़ दिया हुआ आंकिक प्रश्न में, ये सब बहुत ही कारगर होगा। ये हुआ अवतल दर्पण में। आगे देखिए उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक। उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक। उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है, व्यंजक ज्ञात करना है। टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन इन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हमको निकालना है आवर्धन का सूत्र। तो एक कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। यहाँ ये हो गया कन्वेक्स मिरर। इसका धंसा हुआ पार्ट रंगा हुआ होता है, धंसा हुआ पार्ट रंगा हुआ रहता है। और इधर हो गया, ये हो गया P, इसका ध्रुव यहाँ होता है, मुख्य फोकस यहाँ होता है, वक्रता केंद्र यहाँ होता है। चलिए हम इधर कहीं वस्तु रख लेते हैं इसमें उत्तल दर्पण में। चलिए यहाँ पर हम वस्तु रख लिए, यहाँ पर वस्तु हो गया इस ऊंचाई का। तो यहाँ से सबसे पहले समांतर जाएगा, तो समांतर गया जब दर्पण पर आपतित हुआ तो यहाँ से परावर्तन हो जाएगा। इस तरह से परावर्तन होगा, इस तरह से परावर्तन होगा कि ये मुख्य फोकस से आ रहा था, ये मुख्य फोकस से आ रहा था, ऐसा प्रतीत होगा। क्योंकि जो भी समांतर जाता है तो मुख्य फोकस से गुजरता है या गुजरता हुआ मालूम पड़ता है किरणारेख के नियम से। और एक भेज देते हैं यहाँ से यहाँ, तो क्या होगा, जितने
एंगल पर गया यहाँ से ये कोण बना करके, उतना ही एंगल से इधर निकल जाएगा। तो यहाँ से इसको आगे बढ़ाएगा तो लगेगा कि यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। तो ये हो गया प्रतिबिंब। ये क्या बन गया हमारा? प्रतिबिंब बन गया। ओ ए का प्रतिबिंब यहाँ बन गया। ये है पी हमारा, ये क्या है? पी हो गया। तो त्रिभुज, दो त्रिभुज यहाँ भी दिख रहा है, देखिए त्रिभुज एक ये हो गया ओ ए पी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं डी, यहाँ पर ई, पी डी ई, ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज में दोनों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये आपतन कोण ये आई हो गया, आई इस कोण को कहेंगे परावर्तन कोण आर, और दोनों बराबर होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण। यम यम डैश उत्तल दर्पण, मान लिए कि यम और यम डैश एक उत्तल दर्पण है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव पे मुख्य फोकस एफ वक्रता केंद्र से तथा प्रधान अक्ष ओसी पर ओए वस्तु को रखा जाता है, जिसका प्रतिबिंब डी बनता है, जिसका प्रतिबिंब डी बनता है। चलते हैं त्रिभुज, यहाँ पर सत्यापन लिखेंगे, सत्यापन। देखिए त्रिभुज ओ ए पी त्रिभुज हम दिखा रहे हैं, ये ऐसा है, ये देखिए ओ ए पी बन गया। एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज ऐसे जा रहा है, ये बन रहा है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये नाम है ई, ये नाम है डी, ये नाम है पी, ये नाम है ओ, ये नाम है ए। देखिए ओ ए पी ये त्रिभुज और ई डी पी ये त्रिभुज, दोनों, ये बड़ा त्रिभुज ये छोटो त्रिभुज, दोनों में देखिए सबसे पहले तो एक 90 डिग्री यहाँ, इसमें भी 90 डिग्री। दूसरा कोण जानते हैं कि ये आपतन कोण है आई, ये परावर्तन कोण है आर, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। जबकि ये दोनों सम्मुख कोण है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, अर्थात ये दोनों बराबर हो गया। नहीं समझा? अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30, तो ये 30 नहीं बराबर हो गया। अगर ये 30 हम मानते हैं तो ये भी 30, ये 30 तो ये सम्मुख कोण से 30, तो तीनों 30-30 हो गया, अर्थात ये दोनों भी बराबर हो गया, अर्थात कोण ई पी डी बराबर हो गया ए पी ओ, ये दोनों कोण बराबर, दो कोण बराबर, तो तीसरा कोण ये तो इसके बराबर होगा इस शेष कोण से। तो दोनों त्रिभुज क्या हुआ? दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। चलिए यहाँ पर हम लगाएंगे यही थ्योरी। त्रिभुज इसको H2 कहते हैं, ये ऊंचाई को H1 कहते हैं। तो त्रिभुज EDP तथा AOP में क्या क्या बराबर है? तो सबसे पहले तो 90 डिग्री एक कोण है AOP एंगल EDP बराबर एंगल AOP बराबर 90 डिग्री। सबसे पहले दोनों में का कोण 90। अब लिखेंगे
चूँकि पहले यहाँ से कर लेते हैं, चूँकि एंगल APO, एंगल APO बराबर एंगल APO, ये कोण बराबर एंगल, यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, PQ कर देते हैं, तो एंगल OPQ, एंगल OPQ, ये दोनों कोण बराबर होगा। कहाँ से? तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण पहले हम बराबर कर लिए। कोण I बराबर कोण R लिख सकते थे इसको। अब यहाँ पर आइए त्रिभुज जिसमें हमको चलना है, किसमें चलना है भाई? EDP, त्रिभुज EDP तथा त्रिभुज AOP में, इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है? सबसे पहले 90 डिग्री एंगल AO या E, उस त्रिभुज का लिखिए EDP बराबर एंगल AOP बराबर 90 डिग्री। फिर आइए अब यहाँ से एंगल APO, ये कौन? एंगल APO बराबर एंगल, ये हो जाएगा EPD, एंगल EPD, ये कहाँ से हो जाएगा? तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ये दोनों आपस में बराबर था, और जबकि ये बराबर है इसके शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण से, चूँकि लिख देते हैं, चूँकि कोण I बराबर कोण R, और कोण R बराबर है, कोण R है बराबर इसके, अर्थात कोण EPD के बराबर है, इसलिए कोण I बराबर एंगल EPD, ये दोनों बराबर हो गया। I बराबर हो गया इसके APO, यही I है, I बराबर ये हो गया। और तीसरा शेष कोण एक बराबर हो जाएगा, शेष कोण हमारा बच गया OAP बराबर एंगल PED, एंगल PED। तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से हो गया। समझिए, देखिए कैसे समरूप हुआ, फिर से एक बार समझाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तापतन कोण बराबर परावर्तन कोण, I बराबर R है, I बराबर R हो गया। और ये दोनों ही बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, ये दोनों ये बराबर हो गया शीर्षाभिमुख से, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर। तो यही लिखे थे यहाँ पर, सबसे पहले 90 डिग्री बराबर एक लिखें कि EDP बराबर AOP, दोनों में का कोण 90 डिग्री। चलिए दूसरा बात APO मतलब I बराबर इसको कर रहे हैं, APO बराबर EPD, ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ दिखा दिए। शेष कोण फिर बराबर हो जाता है जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं इसका ED भुजा, इसका ED, तो इसका ये ऊंचाई OA बराबर, इसका अगर ये दूरी लेते हैं, यहाँ से आधार लेते हैं PD, तो इसका आधार यहाँ से हो जाएगा OP, क्या जाएगा OP। अब देखिए सबका मान रखते हैं ED, ये है ED H2 प्लस में धनात्मक, अब बटे H1 भी धनात्मक, यहाँ से हो जाएगा PD ये दूरी धनात्मक, यहाँ से इधर वाला दूरी, ये तो धनात्मक इसलिए हुआ दोनों कि दोनों मुख्य अक्ष से ऊपर है, मुख्य अक्ष से ऊपर दूरी को, ऊंचाई को लेते हैं धनात्मक, दोनों धनात्मक हो गया। अब PD धनात्मक इसलिए होगा कि यहाँ से इधर दूरी है,
तो ध्रुव से वो साइड का दूरी जो भी मापते हैं धनात्मक ली जाती है, अर्थात परावर्तक सतह के विपरीत दूरी धनात्मक होती है। परावर्तक सतह देखो ये सब है, इस साइड वाला ऋणात्मक और इस साइड वाला धनात्मक, तो PD हो गया धनात्मक, मतलब PD ये प्रतिबिंब दूरी, यहाँ प्रतिबिंब बना ना भाई, ये प्रतिबिंब बना, ये क्या बन गया प्रतिबिंब बना, तो ये दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा कि नहीं, ध्रुव से मापा जाता है कोई भी दूरी, तो प्रतिबिंब इतना दूरी पे बना हुआ थी, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा V प्लस में अब बटे वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस होता है, चाहे वो दर्पण उत्तल हो अवतल हो समतल हो, वस्तु दूरी हमेशा माइनस, तो माइनस U हो गया। तो यहाँ से हो गया H2/H1 माइनस V/U, ये सिंपल है। यहाँ से हो गया H2/H1 प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इसी को तो कहते हैं आवर्धन, बराबर माइनस V/U, आवर्धन बराबर माइनस V/U। तेजी में लिखिए इसको, अब यहाँ पर देखिए, चूंकि दर्पण सूत्र से कहता है कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। तो यहाँ से हो गया, अब दोनों तरफ लिखेंगे, वही काम करेंगे जो अवतल में किए थे, दोनों तरफ V से गुना करने पर, दोनों तरफ जब V से गुना करेंगे तो V इंटू 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। यहाँ से V गुना करें तो V/V क्या जाएगा, V/V प्लस 1/U, सॉरी V/U बराबर V/F। इधर भी V से गुना कर दिए थे, तो यहाँ हो गया कट करके एक, देखिए 1 प्लस V/U बराबर V/F। तो ये चल जाएगा, यहीं पर रहेगा, या तो इसको उस साइड कर दिए तो 1, इसको इस साइड ले आइए तो माइनस V/F, ये था प्लस, इधर लाए तो माइनस, बराबर ये चल जाएगा उधर, तो माइनस V/U हो जाएगा, इधर प्लस था तो वो साइड चल गया तो माइनस, तो यहाँ से हो गया माइनस V/U बराबर 1 माइनस V/F, अर्थात इसी को तो कहते हैं माइनस V/U को क्या कहते हैं, यम। देखिए यहाँ माइनस V/U को क्या कहते हैं, यम। तो यम बराबर हो जाएगा 1 माइनस V/F, क्योंकि इसका माइनस V/U को यम कहते हैं, तो यम बराबर आ गया 1 माइनस V/F। अतः करके लिख सकते हैं, अतः m बराबर हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर H2/H1 बराबर माइनस V/U बराबर 1 माइनस V/F। ये सब यम के बराबर है, ये सब क्या है, यम के बराबर है। लिख लीजिए इसको पूरा। उसके बाद दर्पण की पहचान, कि दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, कि समतल है या अवतल है या उत्तल है, दर्पण की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। तो अगला हेडिंग दीजिए, दर्पण की पहचान। दर्पण की पहचान, दर्पण की पहचान। तो दर्पण की पहचान दो तरह से करते हैं, एक तो कहेगा कि बिना स्पर्श किए हुए, एक कहेगा बिना स्पर्श किए हुए, अर्थात दर्पण को बिना टच किए हुए बताना है कि वो दर्पण क्या है, और एक बार कहेगा कि स्पर्श करके बताइए, दर्पण को छू करके। जैसे अंधा लोग है, अंधा लोग कैसे पहचानेगा, तो छू करके उसको, दर्पण को छुएगा पहले तब बताएगा। तो सबसे पहले आते हैं
जानकारी लेते हैं। बिना स्पर्श किए हुए कैसे पहचान करेंगे कि जब दर्पण को हम बिना स्पर्श नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि वो अवतल है, उत्तल है, समतल है। तो हेडिंग देते हैं दर्पण की पहचान में 1 नंबर में बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए बात समझिए, बहुत आसान है। ये कौन दर्पण है, बाहर से रजित कर दिए तो ये अवतल दर्पण हो गया। ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। देखो जब वस्तु को हम यहाँ अनंत पर रखते थे, याद कीजिए, जब वस्तु को अनंत पर रखते थे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता था। जब C पर रखते थे तो C पर ही बनता था, यानी कि इधर से ले जा रहे हैं। फिर F पर रखते थे तो अनंत पर बन जाता था। जब यहाँ पर रखते थे, मतलब जो वस्तु को करीब कर रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब इस साइड क्या रहा, बड़ा प्रतिबिंब बनता था। इसे यहाँ गया और यहाँ जा कर के इधर कहीं क्या होता था, कट करता था, यह प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तु को क्या करेंगे, दर्पण की ओर ले जाएंगे। दर्पण की ओर ले जाने पर अगर जितना नज़दीक ले चल गए दर्पण के, अगर दर्पण की ओर नज़दीक ले चल गए तो उसका प्रतिबिंब अगर वस्तु से बड़ा बन गया, वस्तु से बड़ा बन गया तो दर्पण क्या हो गया, अवतल हो गया। दर्पण क्या हो गया, अवतल हो गया। अगर समतल दर्पण है, क्या है भाई, समतल दर्पण है, तो उसमें वस्तु को कहीं रखो, जितना दूरी पर रखेगा उतने दूरी पर इधर बनेगा, जितना ऊंचाई का रहेगा उतने ऊंचाई का बनता है। तो समतल दर्पण की पहचान तो बहुत आसान है। तीसरा है अवतल दर्पण। यहाँ पर हो गया P, यहाँ पर हो गया F, यहाँ पर हो गया C। अब मान लेते हैं वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से गया ऐसे यूँ टर्न ले लेगा इस तरह से, एक तो यहाँ से इस तरह से जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए कटान हो रहा है, तो छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब जब वस्तु से छोटा बनेगा तो उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब जब वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण की ओर जब नज़दीक लाएंगे वस्तु को, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये है वस्तु को है। अब हमको इसको पहचान करना है, अभी इसको छुए हैं नहीं, तो यहाँ से इसको वस्तु किधर ले जाएंगे, दर्पण के नज़दीक ले जाएंगे। अगर प्रतिबिंब इसका, प्रतिबिंब वस्तु का, स्केच का प्रतिबिंब पेन जो है हमारा, ये इसका प्रतिबिंब अगर इससे बड़ा बन गया तो कहेंगे ये अवतल दर्पण है। अगर वस्तु के बराबर ही बना तो कहेंगे समतल दर्पण है। अगर वस्तु को क्या करेंगे, इसके और नज़दीक इस तरह से ले जाएंगे। अगर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन गया, वस्तु से छोटा बन गया तो कहेंगे कि उत्तल दर्पण है। तब क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण है। समझ गया बात, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे A नंबर में, A नंबर में लिखेंगे कि अवतल, समतल, अवतल और उत्तल दर्पण के सामने बारी बारी से दर्पण को ले जाते हैं। समतल, अवतल और उत्तल दर्पण, दर्पण के सामने वस्तु को बारी बारी से ले जाते हैं, ले जाते हैं, ले जाते हैं। एक में सबसे पहले ये हो गया A में, यदि प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार, यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार, इंक खत्म हो गया, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं।
यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर, अगर प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो तब वह दर्पण समतल दर्पण होगा। चलिए पहचान इसका हो गया बी में। यदि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है तब वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। और सी में यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा तब वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। ये है दर्पण की पहचान कि किस तरह से हम दर्पण की पहचान करेंगे। चलिए लिख लीजिए, बिना स्पर्श किए हुए हुआ। अब हम बताएंगे कि स्पर्श करेंगे तो कैसे पहचानेंगे। स्पर्श करने के बाद दो तरह से दर्पण की पहचान बताएंगे। एक हुआ बिना स्पर्श किए हुए और दूसरा बताएंगे स्पर्श करने पर, कि स्पर्श करने पर कैसे होगा पहचान। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण की पहचान 2 नंबर में। स्पर्श दर्पण स्पर्श करने पर, स्पर्श करने पर तो इसमें क्या करेंगे। जैसे दर्पण है, दर्पण अगर जो मान लीजिए कि कोई आदमी है अंधा है तो देख नहीं सकता है प्रतिबिंब को आगे पीछे करने पर कि वस्तु यहाँ है तो भाई प्रतिबिंब कैसा बना, और वस्तु नज़दीक ले जा रहे हैं, दर्पण के एकदम करीब आ गया तो भाई प्रतिबिंब कैसा बना। तो अंधा व्यक्ति नहीं देख पाएगा। वो कैसे करेगा, छू करके ऐसे देखेगा। अगर ऐसे किया, अगर समतल लगा परावर्तक सतह अगर समतल लगा, क्या लगा, समतल लगा तो दर्पण क्या हो गया, समतल। अगर छूने के बाद परावर्तक सतह ऐसे धंसा हुआ लगेगा, यहाँ जाएगा ऐसे धंसा हुआ फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे धंसा हुआ लगेगा, कैसे लगा। अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो अवतल, अगर परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा, ऐसे उभरा हुआ रहेगा तो उत्तल। मतलब दर्पण को छू करके हम बता सकते हैं कि कौन दर्पण है। अगर धंसा हुआ है तो अवतल, अगर उभरा हुआ है इस तरह से निकला हुआ इस तरह उभरा हुआ है तो उत्तल परावर्तक सतह, अगर प्लेन है तो समतल। इतना ही सही बात है पहचान में, समझ में आ गया। चलिए तो लिखेंगे समतल दर्पण, समतल अवतल एवं उत्तल दर्पण को बारी बारी से स्पर्श करेंगे। ठीक। ए में यदि परावर्तक सतह समतल हो तब वह दर्पण समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। बी में यदि परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तब वह दर्पण
अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और सी में यदि परावर्तक सतह, यदि परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, तब वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ये हुआ स्पर्श करके, कि दर्पण को स्पर्श करके कैसे बताएंगे। लिखिए इसको।